पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मौर्य राजवंश की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके गुरु चाणक्य जी के बारे में और उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य के बारे में। उसके बाद हमने देखे थे प्रांतीय प्रशासन कैसा था और नगर प्रशासन कैसा था। तो जो आने वाली वीडियो है उसमें अब हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में, कलिंग की जो लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत खून खराबा हुआ था उसके बारे में, सम्राट अशोक मौर्य और बौद्ध धर्म का क्या रिलेशन था, अशोक के कौन कौन से अभिलेख थे, उनकी भाषा, उनकी लिपि और वो अभिलेख कैसे डिवाइड हुए थे, जैसे गुहालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में, शिलालेख के बारे में, और लास्ट में हम लोग देखेंगे अशोक की धम्म नीति क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, चाहे SSC के पेपर हो, कोई भी पेपर हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं सम्राट अशोक मौर्य। ये इनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें उनका जन्म जब हुआ था 304 ईसा पूर्व में पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी, जिन्हें कहीं कहीं पे रानी धर्मा भी बोला जाता है। इनका निधन हुआ था 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही। इनकी जो शासन की अवधि थी वो थी 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक। दिव्यदान, जो कि बौद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसमें अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है और अशोक के केवल 2 भाइयों के नाम मिलते हैं, जो है सुशीम और विगताशोक, जबकि अशोक के लेखक में केवल उनकी पत्नी करुणावती का ही नाम मेंशन है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि जन्म कहाँ हुआ था, शासन की अवधि क्या थी, माता का नाम, पिता का नाम, निधन कब हुआ था। अब उसके बाद हम लोग इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अशोक सम्राट, ये तो आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनका जो पूरा नाम था वो था देवानांग प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय, जिसका हमें मतलब उनके लेखों से पता चलती है ये सब चीज़ें, ठीक है। राजगद्दी तो अशोक को 272 ईसा पूर्व के आसपास मिल गई थी, परंतु उनके राज्य में इतना ज़्यादा आंतरिक कलेश था जिसकी वजह से उनका जो राज अभिषेक हुआ है वो 4 साल बाद हुआ था, यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आज की अगर हम बात करें जो प्रेजेंट है, तो उसमें जो हमारा इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आते हैं, इसके अधिकांश भूभाग पर अशोक का साम्राज्य उस समय फैला था, जिसकी वजह से उस समय से लेके आज तक का ये सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य कहलाता है। जो सम्राट अशोक हैं उनको चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। और ये स्थान केवल और केवल सम्राट अशोक को ही मिला है, सिर्फ मौर्य वंश में ही नहीं बल्कि सभी वंशों में देखा जाए तो ये स्थान केवल अशोक को ही मिला है, ठीक है। ये हो गया इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये मतलब इनके क्या नाम थे, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था या इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो एक बार आप लोग ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कलिंग की लड़ाई, क्योंकि यही वो लड़ाई है जो अशोक के जीवन में फेस चेंजिंग फेस लेके आया था। क्योंकि ये लड़ाई जब हुई थी, ये बेसिकली हुई थी अशोक के जो राज्याभिषेक हुआ था ना, उसके 8वें वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया जाता है और किया था। और जो अशोक का 13वां शिलालेख है उससे ये पता चलता है कि उस समय कलिंग के युद्ध में कम से कम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तियों को बंदी बनाकर निर्वासित किया गया था, 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था उस युद्ध में, जो अशोक ने अपने आँखों से देखा। और उसके बाद ही अशोक के हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनका जो हृदय था वो मानवता के प्रति दया से, करुणा से भर गया था। उसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की, आध्यात्मिक और अपना धम्म विजय उन्होंने उसका युग प्रारंभ किया था और महान बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा भी की थी और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की
भी यात्रा की थी और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त भी कराया था। ये ध्यान देना कि जो बोध गया और लुम्बिनी है, ये दोनों ही जो स्थान है वो बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो इन दोनों की ही यात्रा अशोक ने की थी। अब हम एक बार ये भी देख लेंगे कि अशोक और जो बौद्ध धर्म था उसका क्या रिलेशन था, या अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या चीज़ें करी थी, कैसे प्रचार प्रसार किया था। तो ये हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण एशिया के अलावा भी अभी भी जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उन सब में बौद्ध पंथ का प्रचार किया था। यहाँ तक कि एशिया उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया था, सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने ली थी उपगुप्त जी से। ठीक है, और बौद्ध धर्म के इतिहास में अगर हम देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बाद जो दूसरा नाम आता है या स्थान आता है वो सम्राट अशोक का ही आता है। और ये बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे जो रीज़न था वो हमेशा से कलिंग की लड़ाई थी, उसका नरसंहार था जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया था। ये हैं अशोक के अभिलेख, उनकी भाषा और उनकी लिपि। तो जो अभिलेख मिले हैं ना, उनकी भाषा है प्राकृत, ये याद रखना, और लिपि 4 लिपि में मिले हैं। जैसे कि जो इंडिया यानी भारत से जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। पाकिस्तान से जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्टी। अफगानिस्तान के अभिलेख जो हैं वो अरमेइक लिपि में मिले हैं, और अफगानिस्तान की जो उत्तरी सीमा से मिले हैं वो ग्रीक लिपि यानी जिसे यूनानी लिपि भी बोला जाता है उस लिपि में है। तो भाषा है प्राकृत, लिपियां हैं 4, ब्राह्मी भारत से, खरोष्टी पाकिस्तान से, अरमेइक अफगानिस्तान से और यूनानी अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से। अशोक के जो अभिलेख है ना उन्हें बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहलेख। इन्हीं लेखों में अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी या देवनों के प्रिय भी बुलाया है। और इन शिलालेखों की खोज 1750 में सबसे पहले फैंतलर ने की थी, और इन्हें पढ़ने में जो सफलता मिली है वो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं कि खोज किसने की थी और पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसे मिली थी, वो आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख की। ठीक है, जो मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि इसके स्तंभ लेखों को इसके अभिलेखों को 3 भाग में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो वो हैं सबसे प्राचीन है शिलालेख, फिर है स्तंभ लेख, फिर है गुहालेख। लेकिन पहले हम देख लेते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख को भी उसके 2 भागों में बांटा गया है, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है, जो कि 6 अलग अलग जगहों से मिला है और वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख जो कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के द्वारा वो इलाहाबाद में लेके आया गया। दूसरा दिल्ली और टोपरा का है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। रामपुरवा जो कि चंपारण बिहार में है, 1872 में कार्यालय ने इसकी खोज की थी। अरेराज चंपारण बिहार में, और लास्ट में है नंदनगढ़। नंदनगढ़ के बारे में फेमस ये चीज़ है कि उसके स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, ये भी चंपारण बिहार में है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है या कहाँ पर है जिसमें मोर का चित्र बना है। वृहद के बाद देखते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख मतलब जो ना कम छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड हैं या जिन पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इन स्तंभ लेखों पर बेसिकली सिर्फ राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण की गई हैं। जो पहला है वो है सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ यूपी, कौशाम्बी यूपी, रुम्मिबदेई जो कि नेपाल में है, और निगिवा वो भी नेपाल में है।
जो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है उसमें ना अशोक ने जो उनकी रानी थी करुआ उसके द्वारा जो जो दान दिए गए थे उनका उल्लेख किया है, जिसकी वजह से उसको रानी का अभिलेख बोला जाता है, ये भी याद कर लेना। और रुक्मिणीदेवी लघु स्तंभ अभिलेख में अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में जो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी, जहाँ पे उन्होंने लुम्बिनी गांव को कर मुक्त कराया था, उसके बारे में वर्णन है। तो ये कभी आ जाता है कि कौन सा अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख बोलते हैं, तो वो चीज़ें ये हैं। एक बार देख लेते हैं गुहा लेख, जो अशोक के गुहा लेख हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले में बराबर नामक स्थान पर 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिले हैं। इन सभी की भाषाएं प्राकृत हैं और लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 गुहा अभिलेख हैं, जो एक है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, दोनों पाकिस्तान में है। इनकी लिपि ब्राह्मी ना होके खरोष्टी है, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर उन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए आवास बनाए गए थे, जो कि टोटल 7 गुफाएं थी। इन्हें क्या बोला जाता है? 7 घर बोला जाता है, ठीक है। और आजीवक संप्रदायों के लिए क्यों? क्योंकि जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, वो फॉलोअर थे आजीवक संप्रदाय के, इसलिए उन्होंने उनके साधुओं के लिए बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर 7 गुफाएं बनाई थी, जो कि 7 घर के नाम से जाना जाता है। लास्ट में हम देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख। 14 दीर्घ शिलालेख हैं, जो कि 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। जैसे धौली शिलालेख है, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर से मिला है। शहबाजगढ़ी है, जो पाकिस्तान के पेशावर से मिला है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले से। कालसी उत्तराखंड देहरादून से। जौनगढ़ उड़ीसा से। सोपारा महाराष्ट्र के पालघर जिले से। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से। और गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ से। तो ये हैं प्रमुख शिलालेख, जो कि 8 अलग अलग जगह से मिले हैं। तो कभी पूछ लेते हैं कि कालसी शिलालेख कहाँ से मिला है, ये चीज़ आप लोग देख लेना। अब जो मैंने बात करी थी 14 शिलालेख, एक बार उनके प्रमुख विषय देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहला शिलालेख, जिसमें लिखा गया है कि पशुवध ना किया जाए, चाहे कोई मनोरंजन के लिए हो, चाहे किसी भी उत्सव में हो, बट पशुवध अवैध है। दूसरे में उन्होंने बोला है कि पशुओं के साथ साथ मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय खुलवाया जाए और औषधि की व्यवस्था करी जाए। तीसरे में उन्होंने अपने राज्य पदाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हर 5 वर्ष में धर्म के प्रचार के लिए दौरे पर जाए। चौथे में नैतिकता और दया का प्रचार है। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी जाए, और वो करी जाती बेसिकली धर्म और नैतिकता के प्रचार के लिए। 6ठे में उन्होंने ये बोला है अपने राज्य पदाधिकारियों की, अगर सर्वलोक हित से रिलेटेड उन्हें कोई भी सुझाव उनको देना है अशोक को, तो वो किसी भी समय किसी भी जगह पर उन्हें दे सकते हैं। 7वें में उन्होंने बोला है कि सभी जाति समुदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। तो ये 7 तो शिलालेख ये हैं जिनके अलग अलग विषय हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि कभी भी पूछ रहे, जैसे ये पूछा जा सकता है कि धर्म महामात्रों का नियुक्ति का शिलालेख कौन सा है। जो हमारा 8वां है, उसमें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जो अशोक ने बोधगया की यात्रा करी थी, उसके बारे में है। 9वें में उन्होंने बताया है कि दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार का पालन करें, जानवरों के प्रति उदारता और ब्राह्मण और श्रमण के प्रति उचित बर्ताव के बारे में बताया है। 10वें में यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। 11वां जो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने उसमें अपनी धम्म नीति की व्याख्या की गई है और विभिन्न अवसरों पर जो जो दान दिए जाने चाहिए उसके बारे में बताया है। 12वें में बोला है सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। बेसिकली जो ये शिलालेख है ये धार्मिक उदारता का परिचय देता है। 13वां सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और जो 14वां शिलालेख है वो धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। तो ये तो हो गए अशोक के 14 शिलालेख और उनके विषय। अब लास्ट में देख लेते हैं हम अशोक की धम्म नीति। कल्हड़ के अनुसार जो अशोक थे वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और हिंदू धर्म संस्कारों में उनकी गहरी आस्था थी।
और वो हिंसा के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये सब जो धर्म से रिलेटेड जो भी ये मान्यताएं थी, ये सिर्फ तब तक थी जब तक कलिंग का युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतना ज़्यादा नरसंहार देखने के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद ही वो उन्होंने धम्म नीति अपनानी शुरू करी थी। तो उसके बाद जब ये युद्ध हुआ था तो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित मौर्य सम्राट अशोक ने बेरी घोष छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाई, और उनका इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यह नीति सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। अशोक सर्वत्र धम्म का प्रचार करना चाहता था क्योंकि उसमें सभी धर्मों का सार विद्यमान था। दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से लेखों में? दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में। तो बस यही सब चीज़ें हैं आज जो हमने कवर करी है, अशोक के शिलालेख, अभिलेख, कलिंग का युद्ध। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी और आपकी इससे कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू।